यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अरस्तु। अरस्तु ने ही राजनीतिक विज्ञान की खोज की थी, जिनको हम अंग्रेज़ी में एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एरिस्टोटल जो थे वो विश्व विजेता सिकंदर के गुरु थे। जी हाँ, वो विश्व विजेता सिकंदर के गुरु थे। उनकी ही नीतियों के कारण जो सिकंदर हैं वो एक विश्व विजेता बने थे। जो लोग एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि हमारे पूरे विश्व में जो कुछ ऐसे शासक रहे हैं, केवल 3 ही ऐसे शासक रहे हैं बल्कि, जिनके नाम के आगे हम द शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक है सिकंदर, अकबर और अशोका। तो सोचिए, दुनिया के महान योद्धाओं में जिसने शामिल कर दिया वो अरस्तु, उनकी नीतियाँ कितनी शार्प रही होंगी। तो उन्हीं की ही एक दी हुई ब्रांच, उन्हीं के ही सब्जेक्ट की एक ब्रांच जिसको हम पॉलिटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम संविधान का जिसके अंदर मेनली वर्णन किया गया है। तो हम आज उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो स्टूडेंट्स, मैं जब अपने स्टूडेंट्स से पूछती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो एक कैसे। देखिए, पॉलिटिकल साइंस, जो पहली बात मैं आपको बताऊँ, पॉलिटिकल साइंस जो है ना, ये एक बहुत ही बल्कि सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ एक पॉलिटी ही टॉप सब्जेक्ट है, जो कि बहुत गलत सी अवधारणा है लोगों की, क्योंकि ये बहुत सारी ब्रांचेस का मिक्सचर है। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर अप हो जाते हैं, जिसमें से कुछ हैं गवर्नेंस, पपेट, इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर, आपका तुलनात्मक राजनीति, ये सारी चीज़ें पॉलिटी इस चीज़ के अंदर आती हैं। और लोगों को लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ एक पॉलिटी ही आती है, जो कि उनकी एक गलत धारणा है। उसी में से ही हम पॉलिटी के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स की जो बुक है उसमें शुरुआत ही कॉन्स्टिट्यूशन से की गई है, बंटवारे से की गई है। तो जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझेंगे, हम बंटवारे को ठीक तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि आप मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो वो बड़े जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कुछ ठीक से, क्योंकि देखिए, मोटी मोटी नॉलेज तो सबके पास है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बना, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे। लेकिन ये जो बेसिक सी चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, बच्चे बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन। जब आपसे कोई ये पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तब आप ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे, आप उनको एक प्रॉपर डेफिनेशन देंगे। जैसे जो 12th क्लास के जो अब बच्चे हैं, जो आगे अब बोर्ड में बैठेंगे, तो अगर वहाँ पर क्वेश्चन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप ये सब नहीं लिखेंगे, आप पहले उसकी डेफिनेशन देंगे। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर हमें बताया गया है कि आज़ाद भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी होगी। मैंने कई सारे बच्चों को देखा है, कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो लिखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, जो कि बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन है। देखिए, दस्तावेज़ और किताब में बहुत फ़र्क होता है। दस्तावेज़ एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है और किताब एक नॉवल या फिर कोई भी ऐसी रीडिंग बुक की तरह होती है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रीडिंग बुक नहीं है, वो एक दस्तावेज़ है, वो एक ऑफिशियल दस्तावेज़ है, एक कार्यालय डिक्लेरेशन है वो। तो आप उसको एक किताब के तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ये जो आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन है किताब और दस्तावेज़ वाली, इसको मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, आप अपनी मासी को माँ नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ जैसी है, लेकिन वो माँ नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही जो स्थिति है वो दस्तावेज़ और किताब वाले केस में है। दस्तावेज़ जो है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना मोटा है, दिखने में वो बल्कि ज़्यादा ही मोटा है। तो वो कोई किताब नहीं है, वो दिखने में किताब जैसी है, लेकिन वो किताब नहीं है, वो एक ऑफिशियल दस्तावेज़ है। आप उसको किताब नहीं कह सकते। ठीक उसी तरह मेरे एग्जाम्पल थोड़े से रियलिस्टिक होंगे। आप आगे जब मेरे साथ आगे कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लासेस में, तो मेरे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो बहुत रियलिस्टिक होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि रियलिस्टिक एग्जाम्पल से बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं। तो मेरे जो एग्जाम्पल होंगे वो बिल्कुल रियलिस्टिक होंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो वही जो चीज़ है वो यहाँ पर भी लागू होती है कि किताब वो माँ जैसी है, लेकिन वो माँ नहीं है। सेम यही चीज़ यहाँ पर है, वो किताब जैसा है लेकिन वो किताब नहीं है, वो एक दस्तावेज़ है। बच्चे जब लिखते हैं
तो वो लिख देते हैं कि ये एक किताब है जिसमें लिखा गया है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, वर्ड लगा देते हैं। देखिए, जब हम चाहिए वर्ड का प्रयोग करते हैं ना, तो ये एक आदर्शात्मक स्थिति में चला जाता है कि वो हो भी सकता है, वो एक चॉइस की स्थिति में आ जाता है कि वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कोई चॉइस नहीं दी है कि आप माने या ना माने, हमको वो मानना ही है। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि संविधान का संरक्षक है, उसने हमें कोई चॉइस नहीं दी है। वो संविधान को फॉलो करता है और वर्ड टू वर्ड करता है, ठीक है। वो हमें कोई चॉइस नहीं देता है। तो इसीलिए जब आप लिखेंगे, जब आप संविधान की परिभाषा लिखेंगे, तो आप उसमें ये नहीं लिखेंगे कि चाहिए, आप उसमें लिखेंगे कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसमें ये लिखा गया है कि भारत की, आज़ाद भारत की या भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी होगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसा ही अगर आप लिखेंगे, बोर्ड वाले बच्चे जो अभी पेपर अटेम्प्ट करेंगे, वो अगर ऐसी चीज़ें और ऐसी गलतियां करेंगे तो एग्जामिनर उनके नंबर काट लेगा। और कोई टाइट और कोई स्ट्रिक्ट टीचर हुआ मेरे जैसा, तो वो तो बिल्कुल ही काट लेगा, वो बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा। तो इसीलिए छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, अपने आप को उतना बनाना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इस बारे में, आपको नॉलेज होनी चाहिए और सही लिखना है। देखिए, हर चीज़ के लिए ना एक सेट टर्म्स होती है, तो उन टर्म्स से इधर उधर नहीं होना है। वो सेट टर्म्स हैं, जैसे हम माँ को मासी नहीं बोल सकते क्योंकि वो माँ है, तो वही चीज़ है कि हम दस्तावेज़ को बुक नहीं बोल सकते हैं। अब जैसे स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि जो हमारा जो तिरंगा है, उसके रंगों के कई सारे मीनिंग्स हैं, ठीक है। केसरिए का अलग है, सफ़ेद का अलग है, हरे का अलग है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि उस